हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी भारद्वाज इकोनॉमिक्स क्लासेस। क्लास 10th का मार्केटिंग एंड सेल्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें यूनिट 4 चल रही है, करियर्स इन सेलिंग। और इसमें हम पढ़ रहे थे डिफ़िकल्टीज इन द जर्नी ऑफ सेलिंग करियर। यानी कि जब एक व्यक्ति सेलिंग में जाता है, यानी कि एज ए सेल्स पर्सन काम करना शुरू करता है, तो उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके करियर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो उसे फेस करनी होती हैं। उन सब को हम डिस्कस कर रहे थे। इससे पहली वीडियो में हमने 2 प्रॉब्लम से डिस्कस की थी, जिसमें फर्स्ट थी कंपटीशन विद लो प्राइस्ड कम्पिटिटर्स। उसका जो कम्पिटिटर है वो कम प्राइस में जब प्रोडक्ट को सेल कर रहा होता है, सेम उसी तरह का प्रोडक्ट, तो ऐसी कंडीशन में एक सेल्स पर्सन अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करे, ये प्रॉब्लम उसके सामने आती है। दूसरी प्रॉब्लम हमने डिस्कस करी थी टू फाइंड मोर क्वालिफाइड लीड्स। अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एक सेल्स पर्सन के सामने सेल्स पर्सन किस तरह से क्वालिफाइड लीड्स, यानी कि कैसे रास्ते ढूंढता है आगे बढ़ने के, और ज़्यादा रास्ते कैसे ढूंढता है जिससे कि वो और अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल कर पाए। तो आज हम अब इसमें थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। कंपटीशन के दौर में आज हर चीज़ का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है सेल्स मार्केट में। तो मार्केट में उस कंपटीशन को के दौर पर एक एज ए सेल्स पर्सन जो व्यक्ति काम कर रहा है, उसको अपने टारगेट्स के पीछे भागना पड़ता है हमेशा। उसके डेली टारगेट्स बनते हैं, वीकली टारगेट्स बनते हैं, मंथली टारगेट्स बनते हैं, एनुअल टारगेट्स बनते हैं। टारगेट्स का मतलब है कि आज एक दिन में कितनी सेल करनी है, एक वीक में कितनी सेल करनी है, एक मंथ में कितनी करनी है, ईयर में कितनी करनी है। तो उन टारगेट्स के पीछे भागता रहता है जिससे कि उसकी जॉब बनी रहे और उसे आगे की रैंक मिल जाए, प्रमोशन हो जाए उसका। तो और एक कंपनी क्या चाहती है कि उसका जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो उसकी अदर राइवल फर्म से, यानी कि जो प्रतिद्वंदी कंपनियां हैं, जो उसके सामने कंपटीशन वाली दूसरी कंपनियां हैं, उनसे ज़्यादा काम करें, उनसे ज़्यादा सेल करें प्रोडक्ट की। जब वो सेल उससे ज़्यादा करेगा तो कंपनी उसका प्रमोशन भी करेगी सेल्स पर्सन का, और उसकी सैलरी भी बढ़ाएगी, जो भी है। तो सब इन चीज़ों के पीछे एक सेल्स पर्सन भागता रहता है। तो अब उसके सामने क्या होता है कि वो ज़्यादा बिजनेस प्रपोजल्स प्राप्त करे, यानी कि अपने बिजनेस ज़्यादा बढ़ाए। तो उसके लिए उसे क्या ज़रूरत पड़ती है, उसको नीड टू गेट मोर एंड मोर ऑर्डर्स। उसे ज़्यादा ऑर्डर्स प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स उसे मिल जाएं। पहली बात, क्योंकि सेलिंग में सबसे पहले ऑर्डर मिलना है। ऑर्डर मिल गया, सेल हो गई, तो वो सेल्स पर्सन सक्सेस है। दूसरा, व्हाट इज कस्टमर्स बाइंग बिहेवियर एंड साइकोलॉजी। दूसरी बात, एक सेल्स पर्सन को ये समझने की भी ज़रूरत होती है कि एक कस्टमर का, एक कंज्यूमर का, जो उसका कस्टमर है, उसका बाइंग बिहेवियर कैसा है, यानी कि वो खरीदने का व्यवहार कैसा है, वो खरीदेगा नहीं खरीदेगा, उसे समझने की ज़रूरत है। और उसकी साइकोलॉजी, उसकी दिमागी स्थिति को समझने की ज़रूरत है, उनकी मनोवृत्ति को समझने की ज़रूरत है, जिससे कि वो उस प्रोडक्ट को सेल कर पाए, उससे उसी तरह से बात करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर दे। तो उसमें कुशलता चाहिए उसे वो परफेक्ट होना चाहिए इस चीज़ को समझने में। तीसरी बात, व्हाट टेक्नोलॉजी विल शॉर्टन द सेलिंग प्रोसेस। वो जो सेलिंग प्रोसेस है, जो वो सेल कर रहा है, उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी अपनाए जिससे कि वो सेल उसकी आसानी से हो जाए, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। जब इन चीज़ों को उसे समझने की ज़रूरत होती है, तो ये तीसरी प्रॉब्लम है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रपोजल्स मिल जाएं, और उसके लिए इन सब चीज़ों को समझने की नीड होती है। अच्छा, फोर्थ प्रॉब्लम है अब हैंडलिंग लॉन्ग डिसीजंस टेकिंग टाइम। क्या है कि जब कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रोस्पेक्ट्स होता है, यानी कि जो ग्राहक होता है, कस्टमर होता है, उसका इंटरेस्ट होता है प्रोडक्ट को लेने में। वो प्रोडक्ट लेना चाहता है, ऐसा लगता है कि वो बहुत इंटरेस्ट रखता है उसे लेने में, लेकिन वो डिसीजन लेने में टाइम लगा देता है।
जब वो डिसीजन लेने में टाइम लगाता है तो ऐसी कंडीशन को सॉल्व करना एक सेल्स पर्सन के लिए मुश्किल हो जाती है, उसे ज़्यादा दिक्कत आ जाती है उसमें, जिससे कि उसकी जो सेल है वो हो नहीं पाती है उस टाइम, तो उसे वहाँ प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम होती है, इसे कहते हैं कि हैंडलिंग लॉन्ग डिसीजन टेकिंग टाइम, यानी कि जब लंबा समय लग रहा होता है डिसीजन लेने में एक कस्टमर को, तो वहाँ हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इन स्पाइट ऑफ शोइंग कीन इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट, यानी कि इन स्पाइट ऑफ शोइंग, यानी कि एक अच्छा बहुत बढ़िया इंटरेस्ट होने के बावजूद, एक अच्छी रुचि, एक जो प्रोस्पेक्ट्स है वो उसे प्रोडक्ट को खरीदने में एक अच्छी रुचि ले रहा है, बहुत ज़्यादा रुचि लेने के बावजूद प्रोडक्ट समटाइम्स, कभी कभी क्या हो जाता है, प्रोस्पेक्ट्स टेक लॉन्गर टाइम टू मेक अ बाइंग डिसीजन, एक बाइंग डिसीजन यानी खरीदने के डिसीजन को लेने में वो लंबा टाइम लगा देता है, विच इज कॉल्ड द लीड पाइपलाइन, इसे लीड पाइपलाइन कहा जाता है। तो आप 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, को लीड पाइपलाइन इसे कहते हैं। और सिंस सेल डज नॉट टेक प्लेस, अब जब लीड पाइपलाइन में रुक जाती है बात, कहने का मतलब है कि जल्दी से वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है कस्टमर, तो सेल्स मैन उसे बेच नहीं पा रहा है, तो जब रुक जाती है बात, सिंस सेल डज नॉट टेक प्लेस, तो सेल हो नहीं रही है, सो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो टूवर्ड्स फर्म स्लो डाउन, तो क्या होता है, जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है, जो फर्म को मिलना था, ऑर्डर मिलना था, उसे पैसा मिलना था, फर्म को वो माल बिकना था, तो वो नहीं हो पा रहा है, वो डाउन हो जाता है, कैश फ्लो डाउन हो जाता है, जो फर्म की तरफ कैश फ्लो होता है वो डाउन हो जाता है। अ सेल्स पर्सन हैज़ टू एक्सप्लोर द कॉजेज ऑफ सच सिचुएशंस, ऐसी कंडीशन में क्या है, एक सेल्स पर्सन, जो अच्छा सेल्स पर्सन होता है यानी अच्छा सेल्समैन होता है, वो ढूंढता है कॉजेज, कारण ढूंढता है उन सिचुएशंस के जिन वजह से वो सेल नहीं हो पा रही है, एंड हैज़ टू फाइंड आउट क्रिएटिव सॉल्यूशन, और उसे क्या करना पड़ेगा, पहले तो उसे कारण ढूंढने होंगे एक सेल्स पर्सन को, और दूसरी बात फिर क्या करना होगा, एक क्रिएटिव सॉल्यूशंस उसके लाने होंगे, ऐसे सॉल्यूशंस उसको देने होंगे कस्टमर को जिससे कि वो तुरंत हाँ कर दे, यानी कि प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हाँ कर दे, प्रोडक्ट को खरीद ले। टू एक्सेलरेट द लीड पाइपलाइन, जो फंसी हुई पाइपलाइन है जो है उसको फ्लो में आ जाए, वो एक्सेलरेट यानी कि तेज हो जाए और फ्लो में आ जाए, जिससे सेल हो जाए। ऐसी उसे टेक्निक अपनानी पड़ती है एक सेल्स पर्सन को, तो ये उसके सामने प्रॉब्लम आती है, हैंडलिंग लॉन्गर डिसीजन टेकिंग टाइम, तो इसे कहते हैं हैंडलिंग लॉन्गर डिसीजन टेकिंग टाइम। तो ये 4 आपने पढ़ लिए अभी तक। नेक्स्ट है अब टू विन कस्टमर्स लॉयल्टी। कस्टमर लॉयल्टी को, यानी कि जो कस्टमर की लॉयल्टी का मतलब होता है कि उसका विश्वास, कस्टमर का विश्वास जो होता है एक कंपनी पर, यानी एक सेल्स पर्सन पर या एक उसकी प्रोडक्ट पर, उस कंपनी पर, उसको जीतना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, यानी कि एक चैलेंज है एक सेल्स पर्सन के सामने। देखिए, एक सेलिंग एक ऐसा काम है जिसमें कि प्रोडक्ट सेल होने के बाद, प्रोडक्ट सेल हो गया, एक सेल्स पर्सन को उसका ऑर्डर मिल गया और उसने उसे डिलीवर कर दिया, उसे पैसे मिल गए, तो वहीं बात ख़त्म नहीं हो जाती है। अगर उसे अपनी कंपनी को लॉन्ग टाइम तक चलाना है और अपना एक अच्छा बिजनेस चलाना है, तो उसे उस कस्टमर की लॉयल्टी को बनाए रखना होगा, कस्टमर के साथ अपने अच्छे संबंध, लॉन्ग टाइम तक के लिए जो संबंध है उन्हें अच्छा रखना होगा, तभी वो कंपनी, उस कंपनी के प्रति वो लॉयल हो सकता है कस्टमर। उसके लिए क्या करना होता है, एक जो सेल्स पर्सन है यानी एक सेल्समैन है, उसके लिए क्या करना होता है, फॉर इट अ सेल्स पर्सन हैज़ टू सॉल्व द ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ कस्टमर्स रिगार्डिंग द प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सारी प्रॉब्लम्स को एक सेल्स पर्सन को
सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि अगर उसे प्रॉब्लम आ रही है, प्रोडक्ट ख़राब हो गया है तो उसको रिप्लेस कराना, उसकी वारंटी देना, उसको इंस्टॉल कराना, इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है इंस्टॉल कराना, बीच में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके बारे में पूछना, उसकी बात को अच्छे से समझना, और जो कस्टमर फेस कर रहा है उसको, जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसको जल्दी से सॉर्ट आउट कराना। अगर वो सब सर्विसेज, जैसे कि सर्विसिंग, उस प्रोडक्ट की सर्विसिंग उसको बहुत बढ़िया मिलेगी तो वो प्रोडक्ट को और ख़रीदेगा और 10 लोगों को और बताएगा, तो वो उस फर्म के प्रति लॉयल होगा, वफादार हो जाएगा। तो यहाँ ये होता है टू विन कस्टमर लॉयल्टी। अब 6 है इंटरनेट रिवॉल्यूशंस। अब इंटरनेट रिवॉल्यूशन का मतलब है कि इंटरनेट की जो क्रांति आ गई है आज के टाइम में, जो इंटरनेट से सेलिंग बहुत ज़्यादा होने लगी है। कस्टमर जो है बहुत ज़्यादा समझदार हो गया है, वो 2 मिनट में सारी कंपैरिजन कर लेता है प्रोडक्ट्स की। ये जो प्रोडक्ट खरीद रहा है उसे कंपेयर कर लेता है अदर कंपनीज के प्रोडक्ट से। उसे जहाँ प्रॉफिट दिखाई देता है, जहाँ क्वालिटी अच्छी दिखाई देती है, जहाँ फीचर्स ज़्यादा अच्छे दिखाई देते हैं, उस प्रोडक्ट को तुरंत परचेज कर लेता है। तो ऐसी कंडीशन में एक सेल्स पर्सन के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं सामने आने लगती हैं। उसे अपनी सेल को जो परफॉर्म करना है उसमें प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि कंपेयर कर लेता है कस्टमर, सामने बहुत सारी कंपनीज होती हैं, तो उसे अपनी कंपनी को सुपीरियर दिखाने के लिए उसे बहुत अच्छे फीचर बनाने होंगे। तो उसके लिए क्या करना होता है? द सेल्समैन नीड टू द बेसिक नॉलेज ऑफ वेब मार्केटिंग। तो वेब मार्केटिंग की उसे बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक मतलब जो मेन चीज़ें हैं वो ज़रूर पता होनी चाहिए कि वेब मार्केटिंग कैसे करनी है, कस्टमर क्या खरीद रहा है, उसकी सारी जानकारी उसे होनी चाहिए। एंड ही मस्ट नो अबाउट डिजाइनिंग अट्रैक्टिव वेबसाइट्स, और उसे अट्रैक्टिव वेबसाइट्स बनानी भी आनी चाहिए, उनकी डिज़ाइन करना भी आना चाहिए, अपने प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव वे में दिखाना कस्टमर्स को इंटरनेट के थ्रू, जिससे कि उसका प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाए। एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, और वो अपनी कंपनी की जो कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन है और अपनी कंपनी का प्रोडक्ट है उसे बहुत अट्रैक्टिव वे में कस्टमर को दिखा सके, जिससे कस्टमर उस प्रोडक्ट का ऑर्डर कर सकें। तो इसके लिए उसे इंटरनेट की भी बहुत ज़्यादा नीड होती है, उसकी जानकारी की। वो जानकारी एक सेल्स पर्सन को होनी चाहिए। अब 7th प्रॉब्लम यह है कि टू ब्रिंग द कस्टमर्स वॉइस बैक इन द कंपनी। देखिए क्या है कि अब ये छोटे छोटे और कुछ इश्यूज हैं कि एक कंपनी जो कस्टमर्स हैं उनकी जो फीडबैक है वो कंपनी को देना कहा जाता है टू ब्रिंग द कस्टमर्स वॉइस बैक इनटू द कंपनी। ये भी एक सेल्स पर्सन के सामने समस्या आती है कि उसे किस तरह से वो कंपनी के सामने जो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो फीडबैक है उसे कैसे दे। क्योंकि कोई भी कंपनी है, उसका जो सेल्स पर्सन होगा वो अपने प्रोडक्ट की बुराई अपनी कंपनी में नहीं कर सकता। अगर कस्टमर की कोई कंप्लेंट मिल रही है तो वो किस तरीके से वो कंपनी में लाए, बोले, जिससे कि कंपनी को भी ऐसा ना लगे कि उसका जो एग्जीक्यूटिव है वो उसके खिलाफ नहीं जा रहा है, यानी कि कस्टमर की साइड नहीं जा रहा है, बल्कि वो मैनेजमेंट उसकी कंपनी के साथ भी है और साथ में वो कस्टमर का भी भला कर सके। तो दोनों को सही तरह से कंडक्ट करना, तो ये एक प्रॉब्लम उनके सामने आती है, कस्टमर्स एक सेलिंग करियर में आती है। तो क्या है कि इसमें एक जो कंपनी के सामने एक जो फीडबैक है अपने उस प्रोडक्ट की, वो लाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि कंपनी उस प्रोडक्ट के फीडबैक के अकॉर्डिंग आगे की प्लानिंग कर सके, जिससे कि जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें शॉर्ट आउट कर सके और कुछ नई चीज़ें उसमें इंक्लूड कर सके।
तो ये होता है टू ब्रिंग द कस्टमर्स वॉइस बैक इनटू द कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट होता है ट्रेनिंग फॉर सेल्स फोर्स। अब जैसे एक सेल्स पर्सन प्रमोट हो जाता है, उसके बाद शुरू में आपको बताया था कि एक सेल्स पर्सन प्रमोट होके सेल्स मैनेजर बन जाता है, एरिया सेल्स मैनेजर बन जाता है, फिर रीजनल बन जाता है, फिर नेशनल बन जाता है। जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करता है, अगली रैंक बढ़ती चली जाती है, तो उसके सामने और टारगेट्स बड़े होते चले जाते हैं। तो उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए उसे क्या है, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने पड़ते हैं। अपने स्टाफ को, अपने नीचे सेल्समैन को ट्रेंड करना पड़ता है, जिससे कि वो अपने बड़े बड़े टारगेट्स को पूरा कर सके, उनसे काम करवा सके। तो ये भी उसके सामने एक चैलेंज होता है जिसे वो एक्सेप्ट करना होता है सेलिंग करियर में। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट है एथिकल इश्यूज। एथिकल इश्यूज का मतलब होता है नैतिक मुद्दे, यानी कि एथिकल इश्यूज का मतलब है कि एक कंपनी, जिस कंपनी के लिए एक सेल्स एग्जीक्यूटिव या एक सेल्स मैनेजर काम कर रहा है, उसकी अब मान लीजिए वो कहीं मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, उसको मार्केट में, तो उस कभी भी वो अपने प्रोडक्ट को सेल करते समय अपनी कंपनी की बुराइयों को ना करे, एक नैतिकता की बातें करें। हमेशा नैतिकता को याद रखें, कस्टमर के सामने एक ईमानदारी से पेश आए। उसे ऐसा, कस्टमर को ऐसा नहीं लगना चाहिए या ऐसा उसका व्यवहार नहीं होना चाहिए कि वो अपनी कंपनी के प्रति ईमानदार नहीं है। क्यों? क्योंकि कस्टमर को ये लगेगा कि जो व्यक्ति अपनी कंपनी की बुराई कर रहा है या अपनी कंपनी को अच्छा नहीं बता रहा है या अपनी कंपनी के प्रति लॉयल नहीं है, तो वो प्रोडक्ट कैसे अच्छा देगा। उसे दोनों तरफ बात बना के रखनी है, कस्टमर के प्रति वफादार होना है, साथ में अपनी कंपनी के प्रति भी वफादार होना है। उसे हर बात को बड़े सही ढंग, एक सेल्स का प्रोफेशन ऐसा है जिसमें एक एक बात को बड़े सोच समझ करके कस्टमर के सामने लानी है, जिससे कि कस्टमर इन सब चीज़ों को जोड़ करके रिलेट करता है एक दूसरे से, जिससे कि उसके कोई भी नेगेटिविटी उसके सामने ना आए। तो ये होते हैं एथिकल इश्यूज़ किसी भी कंपनी के। तो अब ये सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस हो गई हैं, ये आपको समझ में आ गई होंगी। और इसके लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं तो इसके लिए वेरी वेरी थैंक्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच।